नमस्कार दोस्तों, अथव सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट 2020 राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके विकल्पों में पहला विकल्प है, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। दूसरा, अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। तीसरा विकल्प है, अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। और चौथा है, अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है ऑप्शन, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। अधिकार स्वार्थी दावे हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मनुष्य को जो भी अधिकार मिले हैं वो समाज से ही मिले हैं। समाज ने ही उनको अधिकार दिया है, तो समाज के हित के विरुद्ध उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। आप जानते हैं कि सामाजिक कल्याण के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं जा सकता। ये कथन किसका है। ये कथन है लास्की का। ठीक है दोस्तों, लास्की जो है, आप लास्की के बारे में जानते हैं। लास्की ने कल्याणकारी सिद्धांत की विवेचना की थी और इन्होंने समाज के अधिकार पे बहुत बल दिया था। इसलिए इन्होंने कहा कि समाज हित के विरुद्ध कोई भी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा सही है। इसका विकल्प देखते हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है। पहला विकल्प है सामाजिक उदारवाद। दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता, पालने से कब्र तक कल्याण और न्यूनतम राज्य। ठीक है, तो ये चार विकल्प हैं। इनमें से सही विकल्प क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो सकता है डी, क्योंकि आधुनिक उदारवाद न्यूनतम राज्य में नहीं विश्वास करता है। उसका ये कहना है कि व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक राज्य को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसमें न्यूनतम राज्य नहीं, इसमें अधिकतम राज्य की बात की गई है। आधुनिक उदारवाद के समर्थकों की अगर हम बात करें, कौन कौन हो सकते हैं इसमें। आधुनिक उदारवाद की जो समर्थक हैं उसमें है, सबसे पहले नाम जो आपको जानते हैं वो है जे.एस. मिल। ठीक है, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि सीधे सीधे सुमेलित करने वाले प्रश्न आते हैं जो इसी तरह के आते हैं। टी.एच. ग्रीन है, लास्की है। ठीक है, और लास्की के बाद आपका अगला नाम है हाब हाउस। ये जो है हमारे उदारवाद के समर्थक हैं और हमें इनको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। डी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हम एक प्रकार से इतिहास के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। ये कथन किसका है। तो जानते हैं, ये इतिहास के अंत की जो इन्होंने बात करी थी वो है फ्रांसिस फुकुयामा। इन्होंने ही जो है इस तरह का स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने कहा था कि हम एक प्रकार से इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। ये कथन किसका है, फ्रांसिस फुकुयामा का है। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखेंगे आप। चौथा प्रश्न है हमारा। चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक उदारवाद को सी.बी. मैकफर्सन ने किस प्रकार का भी लक्षित किया। ठीक है, उन्होंने प्रारंभिक उदारवाद को किस प्रकार का अभिलक्षित किया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका, स्वत्व उदारवाद। ठीक है, कल्याणकारी उदारवाद, परहितवादी, विकासात्मक। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैकफर्सन ने उदारवाद को स्वत्व उदारवाद, उन्होंने उदारवाद की बड़ी विस्तृत व्याख्या करी थी। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति वस्तुतः अपने शरीर और क्षमताओं का स्वामी होता है तथा इसके लिए वह समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
और न ही समाज का ऋणी होता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये स्वत्व उदारवाद है, यानी व्यक्तिगत उदारवाद है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है। ठीक है, विकल्प में क्या दिया गया है। पहला विकल्प है अलगाववाद का सिद्धांत, अगला है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तीसरा विकल्प है सर्व वर्ग की तानाशाही, और परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव। दोस्तों, आप जानते हैं कार्ल मार्क्स ने अलगाववाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही तो आप जानते ही हैं। इन्होंने कभी भी परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव की बात, इन्होंने राज्य विहीन सरकार की बात करी थी। उन्होंने परिवार की संपत्ति की बात नहीं करी, निजी संपत्ति को भी इन्होंने नहीं माना था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों सिद्धांत मार्क्स के हैं, इसे याद रखना है। और इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, ये भी पूछा जाता है, जानते हैं आप, दास कैपिटल। हमें अक्सर देखने को मिल जाता है कि प्रश्नों को मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ पुस्तकों के प्रकाशन का समय भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी, 1867 में। तो हमें यह भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखते होंगे कि आप कोई भी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं या कोई इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तो आप अगले इच्छा की पूर्ति में लग जाते हैं। तो इसी को जीवन बोलते हैं, और ये तभी खत्म होता है जब आपकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये कथन किसका हो जाएगा, अरस्तु, मैकियावेली, हाब्स और रूसो। तो ये कथन किसका है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ये कथन हाब्स का है। हाब्स ने कहा था कि जीवन एक शक्ति है के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। इन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति हमेशा एक दूसरी शक्ति पाने के लिए बेचैन रहता है, उसमें लगा रहता है, और यही उसके जीवन के कार्य हैं, क्योंकि हमेशा बिना शक्ति के मनुष्य रह नहीं सकता, या कोई शासक बिना शक्ति के कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए शक्ति पाते रहने की अनिवार्य इच्छा ही जो है जीवन है। तो हाब्स यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वार पुस्तक लिखी थी। पुस्तकों पे देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, पुस्तक और उनके प्रकाशन का वर्ष हमेशा पूछे जाते हैं। लगभग 100 प्रश्नों में 20 प्रश्न इस तरह के आपको मिल जाएंगे। तो इस पे हमें ध्यान देना है। किसकी पुस्तक है ये, मैकियावेली, माओ, हाब्स और रूसो। चारों में से कौन सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा मैकियावेली। द आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की पुस्तक है इन्होंने। और इसके साथ इनकी सबसे जो फेमस पुस्तक है उसका क्या नाम है, ये भी याद रखिए आप, द प्रिंस। ये भी पूछा जाता है, इनकी सबसे फेमस प्रसिद्ध पुस्तक है। और एक पुस्तक इनकी और है, द प्रिंस नाम से ही कंफ्यूज नहीं होना है हमें इसमें। द प्रिंस के अलावा एक पुस्तक और है, उसका नाम है द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स। ये इनकी एक और पुस्तक है। तो प्रिंस से जुड़ी हुई इनकी 2 पुस्तकें हैं, हमें याद रखना है, द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स। और प्रिंस तो इनकी पुस्तक है ही, और द आर्ट ऑफ वार, ये 3 पुस्तकें याद रखें आप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैकियावेली। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये किसका कथन है, कथन भी पूछे गए हैं और पुस्तकों के नाम के साथ साथ उनके अनिवार्य जो है प्रकाशन के वर्ष, ये हमें विशेष ध्यान देना है। तो कहा गया है, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है, बल्कि उपनिवेशिक प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है।
ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं इसे हम। क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशिक प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण, यानी उस देश के नागरिकों के पुनर्निर्माण या उस देश के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है। ये कथन किसका है? ये कथन विकल्पों में दिया है हैना अरेंडेट, फ्रांज फैशन, मैकियावेली, हॉब्स। ये फैशन नहीं होता है, आप जानते हैं, इनका नाम है फ्रंट, ये मिसप्रिंट हो गया है, फ्रंट फैनन नाम है इनका, ये फैनन है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने कहा, फ्रंट फैनन ने कहा था कि क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। दोस्तों जानते हैं आप फैनन के बारे में, अगर आप जाने हम, तो फैनन जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बहुत फेमस पुस्तक है इनकी, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ये इनकी पुस्तक है, व्हाइट मास्क, ये फ्रंट फैनन की पुस्तक है। इसी में इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था। तो ये जो है उपनिवेशवाद के विरोधी हैं और इन्होंने अफ्रीका, अमेरिका से दुनिया भर के सभी देशों में उपनिवेशवाद के विरोध में प्रचार किया। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। इनकी एक और पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है रिच्ड ऑफ द अर्थ, यानी जो देश दूसरे को उपनिवेश बनाकर अमीर हुए उनके बारे में इस पर दिया है, द रिच्ड ऑफ द अर्थ। ये पुस्तक भी याद रखेंगे, अगली बार आ सकता है, ठीक है, फ्रंट फैनन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनको तो आप जानते ही हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के बहुत बड़े राजनीतिक थे। इन्होंने वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल रहे हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, विकल्प है पहला, अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, एकीकृत मानववाद, लोकतांत्रिक शासन। कौन सा इनका सिद्धांत नहीं है? तो इन्होंने, आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कभी भी मनुष्य को अणु रूप में विचार नहीं किया था। ये हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे, एकीकृत मानववाद की बात करते थे, लोकतांत्रिक शासन की बात करते थे। इनका जो सबसे फेमस और अद्वितीय एक रचना है वो आप जानते हैं, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद ये इनकी प्रसिद्ध रचना है और ये बहुत अच्छे सिद्धांत इन्होंने इसमें लिखे हैं। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य को इन्होंने अणु रूप में विचार नहीं किया, इन्होंने मनुष्य के विराट स्वरूप को विचार किया था। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये भी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, क्योंकि जिस समय हमारे उदारवादी दल और नरम दल के बीच जो है प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, हालांकि दोनों का उद्देश्य जो है आज़ादी प्राप्त करना था, लेकिन दोनों के तरीकों में अंतर था, इसलिए दोनों में अलगाववाद हुआ और सूरत अधिवेशन 1907 में जानते हैं आप, कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। तो विभाजन इसी तरीके को लेकर ही हुआ था। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो आप तो इसको सीधे सीधे बता सकते हैं कि सही उत्तर क्या होगा इसका? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा था कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। इनका एक और प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, वो भी आप जानते हैं,
कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे हम लेकर रहेंगे। यह स्टेटमेंट भी इन्हीं का है, बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। ठीक है, बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि दोहरी नागरिकता के हमारे देश में प्रावधान नहीं है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है, यही जो है। और चौथा विकल्प है, संसद के पास यह शक्ति है कि वह नागरिकता ग्रहण करने और उसे खत्म करने संबंधित प्रावधान बना सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत का नागरिक एक अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता, उसे एक देश की नागरिकता छोड़नी हो, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, और संविधान की अनुच्छेद में नागरिकता है तो 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक नागरिकता का प्रावधान है। और भाग कौन सा है? भाग 2। भाग भी पूछा जाता है, आपसे याद रखिए संविधान के, और अनुच्छेद तो पूछे ही जाते हैं। तो और ये जो कहा गया है कि संसद के पास शक्ति है नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने की, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि किसी की नागरिकता वो छीन ले या किसी को नागरिकता दे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, इनका नाम आपने सुना होगा, ये भी बहुत बड़े मानववादी और समाजवादी रहे हैं दक्षिण भारत के। पेरियार ईबी रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया? जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, मनुष्य की गरिमा, वर्णाश्रम व्यवस्था, भारत में हिंदी की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। तो आप जानते हैं कि इन्होंने सबसे मानव के स्वतंत्र समानता पर बल दिया। इन्होंने छुआछूत, भेदभाव इन सबको न मानते हुए हमेशा इन्होंने समानता की बात करी। तो वो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्य की गरिमा। इन्होंने सबको एक समान माना, मानव की गरिमा पर इन्होंने विशेष बल दिया। इन्होंने एक चीज़ और जानते हैं, पेरियार जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, ये भी आप याद रखेंगे। आत्मसम्मान आंदोलन कब चलाया था? तो इन्होंने 1925 में ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्य की गरिमा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे? मार्क्स, लेनिन, मिलीबैंड, पुलंजा। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क्स, क्योंकि आप जानते हैं नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे। इनका कहना था कि नौकरशाही जो है राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साधन है। और इन्होंने राज्य को क्या कहा था, ये भी आप याद रखें कि इन्होंने राज्य को एक नाम दिया था। इन्होंने कहा था कि पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति। इन्होंने राज्य को एक नाम दिया था, पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति। ये भी बहुत फेमस है, ये भी याद रखें कि अगला बार ये भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने राज्य को, क्योंकि ये राज्य को हटाना चाहते थे, राज्य विहीन की बात करते थे, इन्होंने ये कहा कि राज्य जो है पूंजीपतियों के कार्यकारिणी समिति है और यह एक उनके शोषण का जो है साधन है। तो इन्होंने नौकरशाही की बात की गई, तो नौकरशाही को इन्होंने राज्य की चेतना माना। नौकरशाही 4 प्रकार की मानते थे, ये भी आप जानते लीजिए। 4 प्रकार की नौकरशाही की बात की थी इन्होंने। कौन कौन 4 प्रकार की नौकरशाही की बात की थी इन्होंने? पहला है अभिभावक नौकरशाही, अभिभावक नौकरशाही। दूसरा है जातीय नौकरशाही, ठीक है, जातीय नौकरशाही। तीसरा है संरक्षक नौकरशाही।
और चौथा है योग्यता नौकरशाही। ये 4 प्रकार की नौकरशाही की इन्होंने बात करी थी। यानी अगर पूछा जाए कि मार्क्स के अनुसार नौकरशाही कितने प्रकार की है, तो 4 प्रकार की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? राजनीतिक पार्टी जानते हैं आप। राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल किसी भी लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र का आधार होता है राजनीतिक दल। ठीक है, तो लोकतंत्र का आधार होता है, तो इसका क्या कार्य है? तो ये कुछ कार्य होते हैं राजनीतिक दलों के। तो पूछा गया है, जनमत बनाना, सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना और न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना। तो दोस्तों आप जानते हैं जनमत बनाने के लिए राजनीतिक पार्टी जरूरी है, सरकार पार्टियां ही बनाती हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षा भी देती हैं, लेकिन न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं रखती है। ये हमारा उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों के कुछ कार्य हैं। राजनीतिक दलों को प्रजातंत्र का प्राण कहा गया, ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, प्रजातंत्र का प्राण। और पूछा जाए कि किस को जो है प्रजातंत्र का प्राण कहा गया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक पार्टियां। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों का जो है एक इन्होंने परिभाषा दिया था, लीकाक का नाम सुने होंगे आप। लीकाक राजनीतिक पॉलिटिकल विद्वान रहे हैं। इन्होंने कहा था, केवल दलीय व्यवस्था ही प्रजातंत्र शासन को संभव बनाती है। ठीक है, ये इन्होंने परिभाषा दिया था। बारकर का नाम आपने सुना। बारकर ने कहा था, राजनीतिक दल प्रजातंत्र के आवश्यक साधन है। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, बहुत फेमस है और अगली बार ये पूछा जा सकता है आपसे। क्या कहा था बारकर ने? राजनीतिक दल प्रजातंत्र के आवश्यक साधन है। अगर हम राजनीतिक दलों के कार्य की बात कर लें तो राजनीतिक दलों के कौन कौन से कार्य हैं? जनमत बनाना, सरकार को वैकल्पिक सरकार बनाना, राजनीतिक जनता को प्रशिक्षण देना। इसके बाद क्या इनका कार्य है? राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना और जनता व सरकार के मध्य कड़ी के रूप में काम करना इनका एक कार्य है। इसके बाद जनता का नेतृत्व करना इनका कार्य है, लेकिन ये न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं रखता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? इस संविधानवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो क्या है? पहला ऑप्शन है मूल्य आधारित अवधारणा, दूसरा है संस्कृति आधारित अवधारणा, तीसरा है पार्टी आधारित अवधारणा और चौथा है गतिशील अवधारणा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जानते हैं कि संविधानवाद पार्टी आधारित अवधारणा नहीं होता है। ठीक है, इस सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि संविधानवाद की कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं में क्या क्या है? तो उन विशेषताओं में है मूल्य आधारित अवधारणा है, संस्कृति आधारित अवधारणा है, गतिशील अवधारणा है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? इसके अलावा है संभागी अवधारणा। ठीक है, इसके बाद साध्य से संबंधित अवधारणा और संविधान पर आधारित अवधारणा। ये इनकी जो है संविधानवाद की मूल विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य प्रतिमान समूह प्रकारों में भेद किया है? हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य प्रतिमान समूह प्रकारों में भेद किया है। ऑप्शन क्या क्या है? आलमंड और पावेल, आलमंड और कोलमैन, जीन बलाडेल, ह्यू हेवले। कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि आलमंड कोलमैन ने हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य प्रतिमान समूह प्रकारों में भेद किया था। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमेशा ये पूछा जाता है। पहला क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, दूसरा है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप,
तीसरा वासेनार अरेंजमेंट और चौथा है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। तो दोस्तों जानते हैं आप कि भारत एनएसजी का यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य नहीं है। इसको सदस्य बनाने के लिए बहुत ही प्रयास किया जा रहा है। और ये भी आप जानते हैं कि भारत जब 1974 में परमाणु परीक्षण किया था तभी एनएसजी का गठन हुआ था। तो इस भारत के विरोध में ही गठन हुआ था, इसलिए भारत को इसका सदस्य अभी तक नहीं बनाया गया है। ठीक है, अन्य का देख लेते हैं हम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इसको भारत को 2016 में इसका सदस्य बनाया गया। ठीक है, इसका 35वां सदस्य देश भारत है। अगला क्या है? अगला है वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट का भारत 2017 में सदस्य बनाया गया था। और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का भारत जो है 42वां सदस्य देश है और वासेनार का भी 42वां सदस्य देश। इन दोनों का 42वां सदस्य भारत है और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का जो है 35वां सदस्य है भारत। ठीक है, इन तीनों समूहों का सदस्य भारत बन चुका है, बस न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य भारत नहीं है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1974 में है। आप इससे जोड़कर इसको याद कर सकते हैं कि भारत ने परीक्षण किया था और उसी के बाद ये बनाया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? ठीक है, नव यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं। नव यथार्थवादी सिद्धांत किसने दिया था या उसके मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये हैं हमारे केनेथ वाल्टज को हम जो है नव यथार्थवादी सिद्धांत का या नव यथार्थवाद का प्रतिपादक या जनक मानते हैं। केनेथ वाल्टज, ये भी पूछा जा सकता है। तो नव यथार्थवादी की विशेषताओं में क्या क्या शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं। कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना है। राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। ये नव यथार्थवाद के बिल्कुल विपरीत सिद्धांत है, क्योंकि नव यथार्थवाद जो है अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वाद में विश्वास करता है, यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है राज्यों में समानता या एकता या राज्यों में परस्पर संबंध की बात करता है। इसलिए यहाँ जो कहा गया है कि सतत एकाधिकार पूंजीवाद की बात करता है, इसलिए ये सिद्धांत इसका नहीं है। ये नव यथार्थवाद के विपरीत सिद्धांत है। ठीक है, तो केनेथ वाल्टज ने एक पुस्तक लिखा था, उससे भी आप याद रखें, क्या है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ही बात होती है इसमें नव यथार्थवाद में। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनकी रचना है, किसकी? तो केनेथ वाल्टज, यही जो है नव उदारवाद के नव यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्षण है? सतत विकास आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। सतत विकास, पहले हम देखें सतत विकास है क्या, किसे सतत विकास कहते हैं, ये भी परिभाषा। तो सबसे पहले जो है सतत विकास की जो परिभाषा है किसने दिया था? तो सतत विकास की परिभाषा 1987 में नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री और पर्यावरणविद, क्या नाम था उनका? डॉक्टर ग्रे हर्लेम ब्रटलैंड, ये इनका नाम था, ब्रटलैंड। इसी को ब्रटलैंड कमीशन भी बोलते हैं। 1987 में ब्रटलैंड कमीशन गठित की गई थी और ये जो है ब्रटलैंड, डॉक्टर ग्रे हर्लेम ब्रटलैंड कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनके ही अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने ही इस समिति ने ही पहली बार 1987 में
सतत विकास सिद्धांत का लक्षण परिभाषा दिया था। सतत विकास सिद्धांत, सतत विकास की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो सतत विकास की परिभाषा में सतत विकास वह है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को बिना क्षति पहुंचाए करती है। और आजकल क्या हो रहा है कि इसी समय जो है पर्यावरण की क्षति और तमाम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अनेक देश अगली पीढ़ी को संसाधन विहीन बना रहे हैं। तो ये सतत विकास नहीं है, इसलिए सतत विकास पर बल दिया जा रहा है। ठीक है। और सतत विकास लक्ष्य कितने? सस्टेनेबल गोल तो जानते हैं आप कि सतत विकास लक्ष्य जो है 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। 2030 तक इनकी प्राप्ति करनी है। पूरे दुनिया के सभी देशों को ये निर्देश दिया गया है, इन लक्ष्यों की प्राप्ति 2030 तक करना है। तो अब देखते हैं सतत विकास में क्या क्या शामिल नहीं है। जैसा हमने बताया कि जो है संसाधनों का अति दोहन नहीं करना है, यानी अनियंत्रित विकास जो है इसका जो है अभिलक्षण नहीं हो सकता है। और पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित है। पर्यावरण ह्रास के बिना विकास करना है और भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। ये इसकी विशेषता है, लेकिन अनियंत्रित विकास इसमें नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा? अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा। तो विकल्प में क्या है? राउल फ्राबरिस, आंद्रे गुंटर फ्रंक, हेनरिक फर्नांडो कार्डोसो और इमैनुअल वालर स्टोन। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो सही उत्तर हो जाएगा इमैनुअल वालर स्टोन। इन्होंने निर्भरता के सिद्धांतकार अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा था। अर्ध परिधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो संसाधन निर्धन एवं अल्पविकसित देशों से धनी देशों की ओर प्रभावित होता है और निर्धन देशों को और गरीब करते हुए धनी देशों को धनी बनाता है। इन्होंने ही राजनीतिक निर्भरता के सिद्धांत की बात की थी। तो इसका मतलब कि जो गरीब देश हैं वो गरीब होते जाते हैं, अमीर देश और अमीर होते जाते हैं। गरीब देशों के संसाधनों पर ही अमीर देश अमीर होते जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक निर्भरता के सिद्धांत के प्रतिपादक और अन्य समर्थकों की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन है? इमैनुअल वालर स्टोन है, इसके बाद पाल स्वीजी, ये भी नाम आपने सुना होगा, पाल स्वीजी हैं। इसके बाद एक और फेमस है, इनका नाम हमेशा अर्थशास्त्र में आप पढ़ते रहते, गुरनार मिल्डर। गुरनार मिल्डर ने भी इसके सिद्धांत के समर्थन किया था। ठीक है। तो इसमें इस सिद्धांत में यानी निर्भरता के सिद्धांत में अर्ध परिधि की बात किसने की थी? वो है इमैनुअल वालर स्टोन ने। ठीक है। तो ये आज हमने इस प्रश्नों को देखा। अगले क्लास में इसके अन्य प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। और ऐसे रिवीजन करके सारे प्रश्नों को, क्योंकि परीक्षा के समय नज़दीक है और 2022 दिसंबर के हमने फॉर्म भर लिया है, इसलिए अब हमें अपना रिवीजन तेज कर देना चाहिए। तो हम लोग जल्दी ही समाप्त करेंगे अब सारे प्रश्नों को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।